लिखे आज का टाइटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब क्या है इस टाइटल का मतलब, पहले ये समझें, नोट्स लिखिएगा मत, समझाने के बाद मैं डिक्टेट कर दूंगा तब नोट डाउन करिएगा। ये बताइए दुनिया में कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं? रफली 750 से 800 के आसपास। अब ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, इन सभी लैंग्वेजेस को अकॉर्डिंग टू ऊप्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। तो अगर कोई आपसे पूछता है दुनिया में कितनी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो ऊप्स के चश्मे से अगर देखें तो दुनिया में 4 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अब इससे पहले कि मैं ये 4 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरीज और एग्जांपल्स बताऊं, हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये विभाजन, ये डिफरेंशिएशन ऊप्स ने करा कैसे, किस आधार पे ऊप्स ने ये तय करा कि दुनिया में 4 तरह की लैंग्वेजेस होंगी। तो उसका जवाब ये है, मैंने आपसे कल कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांतों का कलेक्शन है ये। प्रोग्रामिंग कैसे की जाए उसकी अप्रोच का कलेक्शन है। अब ऊप्स के ढेर सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट उन ढेर सारे प्रिंसिपल्स में से 3 प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम इन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स मानते हैं। यानी अगर आप ऊप्स को एक बिल्डिंग माने तो ये 3 पिलर वो 3 खंबे हैं जिन पे ये बिल्डिंग टिकी हुई है, और एक भी पिलर अगर गिर जाए तो हम मानते हैं बिल्डिंग ढह जाएगी। इन 3 पिलर्स में से अभी हम एक भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं। इन 3 में से पहला पिलर है द पिलर ऑफ एनकैप्सुलेशन, दूसरा पिलर है द पिलर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और तीसरा पिलर है द पिलर ऑफ इनहेरिटेंस। अब ऊप्स ये मानती है कि कोई भी लैंग्वेज इन प्रिंसिपल्स को किस हद तक सपोर्ट करती है, उस आधार पर लैंग्वेजेस की दुनिया में 4 कैटेगरीज हैं। फोकस कीजिएगा बोर्ड पे, अपने मन से एक भी पॉइंट मत लिखना, मैं सब डिक्टेट करूंगा। ऊप्स कहती है दुनिया में जो 4 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनकी कैटेगरीज के नाम हैं। नंबर 1, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस, या आप सिंपल इंग्लिश में इसे समझने के लिए कह सकते हैं पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। सेकंड कैटेगरी ये है। थर्ड कैटेगरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, जिनमें से एक आप भी पढ़ रहे हैं। फोर्थ कैटेगरी है ट्रू या फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये ऊप्स की तरफ से दुनिया में 4 कैटेगरीज, जिसमें इन 750 से 800 लैंग्वेजेस को डिवाइड करा गया है। शुरू करते हैं पहली कैटेगरी के डिस्कशन से। नाम से आपको भी अंदाजा लग रहा होगा, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें इनमें से किसी प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है। ना ये इन प्रिंसिपल्स को मानती हैं, ना ये इन प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल इन दिस कैटेगरी इज सी लैंग्वेज। सी इज नॉट एट ऑल एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो ना सी एनकैप्सुलेशन जानती है, ना उसे पॉलीमॉर्फिज्म आता है, ना उसमें हम लोग कर सकते हैं इनहेरिटेंस। इन केस आपको लग रहा है सर और कोई लैंग्वेज, तो जितनी ओल्ड फैशन लैंग्वेजेस हैं, पास्कल, कोबोल, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। सेकेंड आती है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो इन तीनों प्रिंसिपल्स को नहीं मानती, बट अपनी सहूलियत के मुताबिक इनमें से एक या दो प्रिंसिपल्स को मानती हैं। क्योंकि वो तीनों को नहीं मानती, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकती। क्योंकि वो तीनों लैंग्वेजेस को मना नहीं करती हैं, इस तीनों प्रिंसिपल्स को मना नहीं करती हैं, इसलिए वो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं हो सकती। वो कहीं बीच में आती हैं, इसलिए वो कहलाती हैं पार्शियली या ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस। इसमें आज दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज का नाम जावा नहीं है, जिस लैंग्वेज का नाम है जावा स्क्रिप्ट।
आप दिन भर में एक भी बार अगर इंटरनेट यूज करते हैं, दिन भर में एक भी बार अगर व्हाट्सएप पे काम करते हैं, तो आप इस लैंग्वेज को यूज करते ही करते हैं अनजाने में। जितनी भी एक्टिविटीज आपको किसी वेबसाइट पे दिखती हैं, जितने भी एक्शंस कोई वेबसाइट लेती हुई आपको नजर आती है, उन सारे एक्शंस की जिम्मेदार दुनिया की न्यूमरो उनो नंबर 1 लैंग्वेज है, एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। आपको लग रहा हो सर ऐसा क्या कर देती है, ये सब कुछ कर देती है। आप किसी साइट पे रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करते वक्त आधी फील्ड्स भरी, आधी छोड़ दी, बटन दबाया, एरर मैसेजेस आते हैं, दे कम फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। आप फेसबुक पे अपना पेज एक्सेस कर रहे होते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, पोस्ट आती जाती है, स्क्रॉल करते जाते हैं, पोस्ट आती जाती है, दैट इज अगेन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप गूगल पे जाकर कुछ सर्च करते हैं, सर्च करते हुए आप कुछ टाइप करते हैं, जैसे जैसे आप वर्ड्स टाइप करते हैं, सजेशंस मिलते हैं आपको आपके टाइपिंग करे गए वर्ड्स के, दैट इज अगेन डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो अगर कोई आपसे बोले आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज बताओ, तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहूंगा इसको पढ़े बगैर आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकते। चाहे आप जावा करें, चाहे आप पाइथन करें, चाहे पीएचपी करें, इनको सीखने वाला भी बंदा अपने करियर में एक बार इस लैंग्वेज को जरूर सीखता है, वरना इसके बगैर आप वेबसाइट्स का फ्रंट पेज या फ्रंट पैनल डिजाइन नहीं कर पाते हैं। अब ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है एनकैप्सुलेशन, ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है पॉलीमॉर्फिज्म, बट ये लैंग्वेज नहीं सपोर्ट करती है इनहेरिटेंस, क्योंकि ये दो प्रिंसिपल्स मानती है, तीनों को नहीं मानती है, इसलिए से नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं बोल सकते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं बोल सकते, तो ये आती है इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस। इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से इन दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करा है, तीसरे को कर दिया है ड्रॉप्ड। जावास्क्रिप्ट के अलावा एक्शन स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट, there are lot many languages which fall in this category and they are called object based languages. तीसरी आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो इन तीनों प्रिंसिपल्स को मानती हैं, लेकिन आपको कभी मजबूर नहीं करती, आप पे थोपती नहीं है कि आपको हर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में बनाना पड़ेगा। मेरी बात को समझने के लिए एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे C++ में एक प्रोग्राम बनाना है जो जब रन हो तो स्क्रीन पे मेरा नाम प्रिंट हो, सचिन। तो क्या इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मुझे क्लास बनानी पड़ेगी, या मैं सीधे मेन में जाकर लिख दूं सी आउट सचिन, तो प्रोग्राम चल जाएगा? चल जाएगा। तो C++ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको ये फ्रीडम देती हैं, आपको पसंद आए तो आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करिए, नहीं करना है मत करिए, उसके बिना भी आप प्रोग्रामिंग अपने कोड के अंदर कर सकते हैं। तो C++ के अलावा एक और बहुत बहुत तेजी से पॉपुलर होने वाली लैंग्वेज पाइथन, इनके अलावा PHP, ये सारी लैंग्वेजेस आती हैं इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ये इन तीनों प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती हैं, बट ये कभी आपको ये नहीं कहती कि इनके बिना हमारे अंदर प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती। ऐसा कहने वाली लैंग्वेजेस आती हैं इन कैटेगरी नंबर 4, जो ये कहती है हमारे अंदर अगर तुम्हें हेलो भी लिखना है तो तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लिखना पड़ेगा। आई होप आप सब जानते होंगे इसमें एक लैंग्वेज आती है विच इज कॉल्ड जावा। जी, किसने बोला जावा में क्लास नहीं बनाते हैं? हाँ, किसके बगैर? कहां से पढ़ के आए हो? किसने पढ़ा दिया तुमको कि एप्लेट में क्लास नहीं होती? किसने पढ़ा दिया बेटा? मत जाना अगली बार। और मुझे नहीं लगता जावा टी पॉइंट ऐसा बोलती है, तुम गलत पढ़ के आ गए हो। एप्लेट्स में मेन नहीं होता, क्लास होती है। आज एक बार फिर पढ़ना। क्या नाम है आपका? कल मिलूंगा मैं आपसे प्रशांत, याद से है ना? बहुत जरूरी है गलत फहमियों को दूर होना। ऐसी दुनिया की कोई किताब नहीं है जो ये बोल दे बिना क्लास के प्रोग्राम रन हो जाएगा जावा में। बिना मेन के हो जाएगा अगर आप एप्लेट्स बनाते हैं। एप्लेट्स डोंट हैव अ मेन बट दे हैव अ क्लास। क्या होते हैं एप्लेट्स? देखो आधी अधूरी नॉलेज कितनी नुकसानदायक है। एप्लेट्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी वेबसाइट के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एनहांस करते हैं, जिनको अब तेजी से रिप्लेस कर रही है जावास्क्रिप्ट। पढ़ना एक बार अच्छे से, ठीक है? चलिए, सो जावा अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको अगर हेलो भी लिखना है, हेलो तो छोड़िए वो तो बहुत बड़ी बात है, आपको अगर ये भी लिखना है, व्हाट इज दिस? वेरिएबल डिक्लेरेशन,
वो तक आप नहीं कर सकते विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास। तो जो कोड ये कहता है, जो लैंग्वेज ये कहती है, हर कोड क्लास के सहारे से लिखा जाएगा, हर कोड में मेथड्स बनाने पड़ेंगे। वो लैंग्वेजेस आपको फोर्स करती है कि आप अपने प्रोग्राम को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में लिखें, और इनमें एक लैंग्वेज आती है विच इज कॉल्ड जावा। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन, एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ मैं जा रहा हूं। जो लैंग्वेजेस प्योर या ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं, उनमें एक और खासियत होती है, इन लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स नहीं होते हैं, इन लैंग्वेजेस में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन लैंग्वेजेस में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, इनमें वेरिएबल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो अब एक बहुत बड़ा धड़ा आपको दुनिया में ऐसा मिलेगा जो बोलेगा जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ी ना है, क्योंकि जावा के अंदर हम लोग इंट ए यानी ए नाम का वेरिएबल बना सकते हैं। बट जावा में हमें यह फैसिलिटी मिली हुई है कि हम अगर चाहें तो इस वेरिएबल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो तैयार रहिएगा, किसी इंटरव्यू में जाकर अगर आप बोलेंगे जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और सामने वाला बंदा नॉलेजेबल होगा, तो वो एक बार आपकी नॉलेज को टेस्ट जरूर करेगा ये कहकर मैं तो नहीं मानता। आप बोलेंगे सर क्यों? वो बोलेगा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में 3 खास बातें होती हैं, जावा में उनमें से 2 है, एक नहीं है। पहली खास बात, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सब में लिखवाऊंगा आप लिखना मत, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहती हैं बगैर क्लास के कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा, जावा ऐसा कहती है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहती हैं ग्लोबल नाम की कोई चीज नहीं होगी, जो कोड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्लास के अंदर, जावा भी ऐसा कहती है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहती हैं वेरिएबल्स वगैरह नहीं होंगे, हर चीज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में की जाएगी रिप्रेजेंट, जावा ऐसा नहीं कहती है, क्योंकि जावा हमें ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ हमारे प्रोग्राम में वेरिएबल्स बनाने की इजाजत भी देती है। इतना वो आपसे बोलेगा। अब आपने अगर जावा पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। वो आंसर ये होगा कि सर ये प्रोग्रामर का फ्रीडम है, प्रोग्रामर की मर्जी है, प्रोग्रामर चाहे तो इसे एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करे, और हम चाहें तो इस इंट ए की जगह जावा हमें एक क्लास देती है जिसका नाम है इंटीजर, उसका बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। आपको जानकर थोड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि मुझे लगता है आप इसे मैक्सिमम लोग सी प्लस प्लस के बाद जावा की तरफ बढ़ेंगे। जावा ने हर डेटा टाइप के लिए हमें अवेलेबल करवा रखी है एक क्लास। तो जावा का नाम इस कैटेगरी में तब लेना जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू फेस कर पाओ। अगर आपको लग रहा है सर कोई ऐसा जवाब दीजिए जिसमें ज़्यादा टेंशन ना हो, सामने वाला बंदा मुझे ज़्यादा ग्रिल ना करे, तो मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज का नाम बता रहा हूं जो आप इंटरव्यू में बोलेंगे जब कोई पूछेगा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस बताओ, जिसपे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, दुनिया का हर इंसान मानता है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, आपका इंटरव्यूअर भी मानेगा, और जिसे 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्रेडिट मिला हुआ है, वो जावा नहीं है, वो डॉटनेट नहीं है, वो पाइथन नहीं है, कोई नहीं है। कल आपने एक लैंग्वेज का नाम सुना था, वो लैंग्वेज है, एंड दैट इज कॉल्ड स्मॉल टॉक। इंटरव्यूज में वैसे भी बड़ा प्रेशर होता है, एचआर भी बहुत, सॉरी टेक्निकल वाला बंदा भी बड़ा प्रेशर में होता है, तो कंट्रोवर्सी से अगर बचना चाहें, अपनी बहुत ज्यादा नॉलेज का बखान नहीं करना है सामने वाले बंदे के सामने, तो बेटर है आप नाम ले स्मॉल टॉक। हाँ, अगर वो पूछ ही बैठे आपसे जावा के बारे में क्या विचार है, तो फिर आपको ये स्टोरी जावा की सुनानी पड़ेगी। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, कम से कम कंट्रोवर्सी और आपका आंसर बेस्ट माना जाए, आप पहला आंसर हमेशा देंगे नंबर 1, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, अ लैंग्वेज कॉल्ड स्मॉल टॉक। लोग यूज कम करना पसंद करते हैं क्योंकि सिंटेक्स उतने ज्यादा टिपिकल हैं कि इसको समझना, इसको यूज करना लोगों के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता। बट आज की तारीख में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं जावा इज ऑल्सो अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑल्दो ये बात बोलने के बाद उसे हमें करना पड़ेगा एक्सप्लेन। और हम जो पढ़ रहे हैं वो कैसी है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो प्योर नहीं है। प्योर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है? मैंने 3 बातें बोली, वही डिफरेंस है। प्योर बोलती है क्लास हर प्रोग्राम में होनी चाहिए, श्री गणेश ही प्रोग्राम का क्लास बनाकर होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलती है कोई जबरदस्ती नहीं है, बिना क्लास के भी कोड बना सकते हैं। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलती है ग्लोबल डिक्लेरेशंस नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलती है हो सकते हैं। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलती है सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्जेक्ट्स होंगे, वेरिएबल्स नाम की कोई चीज नहीं होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलती है वेरिएबल्स भी होंगे, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ प्रोग्राम के अंदर करे जा सकते हैं यूज। टेक्निकली बोलूं, ऑफिशियली बोलूं, तो दुनिया में सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसे 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने का क्रेडिट मिला है, और वो लैंग्वेज है अपने आप में स्मॉल टॉक। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उसके बाद कोई नहीं हुआ। ऐसे 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्मॉल टॉक थी, स्मॉल टॉक है। बाकी लैंग्वेजेस इतनी प्योर नहीं है, थोड़ी सी इम्प्योर है, बट उनकी इम्प्योरिटी इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी कि हम उन्हें बिल्कुल प्योर ना माने।
इसलिए जावा, डॉटनेट ये सब हैं, बट इनके कंपैरिजन में ज्यादा प्योर आपको मिलेगी द लैंग्वेज विच इज कॉल्ड स्मॉल टॉक। लेकिन याद रखिएगा ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाए, दे आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कई तरह के क्लासिफिकेशंस आपको लैंग्वेजेस के मिलेंगे। ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ऊप्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लिखिए फटाफट इस पूरे पॉइंट्स को लिखें। इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, in the world of programming, we have around 750 to 800 programming languages. In the world of programming, we have around 750 to 800 programming languages. And according to OOPS, and according to OOPS, these languages have been classified, and according to OOPS, these languages have been classified in 4 categories. According to OOPS, these languages have been classified in 4 categories. Number 1, अच्छा सॉरी रुकिए, नंबर 1 छोड़ दीजिए, पहले लिखिए फुल स्टॉप करके। This classification has been done by looking at the support which a language provides to three most important principles. The support which a language provides to 3 most important principles of OOPS called as, उतारिए ध्यान से नाम, encapsulation. Number 1 is encapsulation. Number 2, polymorphism. Number 3, inheritance. Number 1, encapsulation. Number 2, polymorphism. Number 3, inheritance. Line change. Following are the details of this classification. Following are the details of this classification. लिखिए। Number 1, non-object oriented languages. Number 1, non-object oriented languages. लिखें, these are those languages which never support any of the principles mentioned above. These are those languages which never support any of the principles mentioned above. Full stop. Examples in this category are C, COBOL, 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 Pascal, Fortran, FORTRAN. क्या खास बात? दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, Fortran, फॉर्मूला ट्रांसलेशन. सेकेंड, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस और
partially object oriented languages, object based languages or partially object oriented languages. लिखिए, these are those languages which do not support all the principles mentioned above, but they support some of them. Full stop. For example, world's most popular language called JavaScript, which is used for web development, supports only encapsulation and polymorphism, but doesn't support inheritance. Full stop. So these languages are called as partially object oriented languages. Full stop. Other examples are VB Script, Visual Basic, VB Script, Action Script, ACTION, Action Script, J Script, सिर्फ J Script, etc. Third, object oriented languages. These are those languages which support all the principles mentioned above, but आप बताएं, बट क्या? बट आपको मजबूर नहीं करती कि आप इन्हें हमेशा यूज करें ही करें. बट नेवर फोर्स अ प्रोग्रामर टू ऑलवेज यूज देम. बट नेवर फोर्स अ प्रोग्रामर टू ऑलवेज यूज देम. Full stop. In other words, it is our choice. In other words, it is our choice whether we want to develop our program, as object oriented or non-object oriented. It is our choice whether we want to develop our program as object oriented or non-object oriented. Full stop. Examples are classic C++, modern C++,
दो हैं सी प्लस प्लस मार्केट में, क्लासिक जो टर्बो में चलती है, मॉडर्न जो बाकी आईडीज में आपको मिलेगी। थर्ड पाइथन, इस कैटेगरी का तीसरा एग्जाम्पल पाइथन कॉमा PHP एटसेट्रा। अब आइए सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, प्योर और ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। क्लासिफिकेशन की चौथी टाइप, प्योर और ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। लिखिए, these are those languages which support all the principles of OOPS including the above three principles. These are those languages which support all the principles of OOPS including the above three principles and force a programmer to always follow them. Force, F-O-R-C-E, force a programmer to always follow them. Full stop. Their three important characteristics are, number one, it is compulsory to use class in every program of these languages. Number one, it is compulsory to use class in every program of these languages. Number two, they don't support global declarations. So everything should be declared inside the class. They don't support global declarations, so everything should be declared inside the class. Number three, they don't have variables, so everything in them is an object. They don't have variables, so everything in them is an object. Para change. आगे लिखें, examples in this category are Java. Example in this category are Java. Next, C#. इतना चौंक रहे हैं आप इस नाम को सुनकर? आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट इसी में बनी है, rgpv.ac.in। .NET में कोडेड है। आप कभी rgpv सर्व करते हुए गौर कीजिएगा, पेजेस का एक्सटेंशन ASPX दिखेगा। किसी भी साइट के पेज का एक्सटेंशन अगर ASPX है तो समझ जाइएगा दैट साइट इज मेड अप यूजिंग .NET टेक्नोलॉजी, और rgpv उन्हीं में से एक है। सो rgpv की जो वेबसाइट है rgpv.ac.in, आज से 7-8 साल पहले वो PHP पे कोड की गई थी। फिलहाल पिछले 2-4 सालों में उन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट करके उसको .NET पे शिफ्ट कर दिया है, तो ASPX एक्सटेंशन आपको पेजेस का मिलेगा। स्लो आज भी है, स्लो तब भी थी वो, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी उन्होंने बदल दी है। आगे लिखिए, कॉमा स्केला। स्केला, ट्विटर नाम सुना है आपने? क्या है ट्विटर? सारे हीरो हीरोइन वहीं मिलते हैं, है ना, कुछ भी होता है तो वहीं ट्वीट्स आते हैं। ट्विटर की जो कोडिंग है, इंस्टाग्राम तो खैर पाइथन में बना है, स्केला यूज करी गई है फॉर डेवलपिंग ट्विटर। इंस्टाग्राम को डेवलप करा गया यूजिंग पाइथन, यूट्यूब को डेवलप करा गया यूजिंग पाइथन, गूगल मेन साइट डेवलप की गई है यूजिंग जावा, Amazon.in डेवलप की गई है यूजिंग जावा। इस तरह से स्केला वो लैंग्वेज है जो ट्विटर के पीछे है, जिसने ट्विटर नाम की वेबसाइट को डेवलप करवाया है।
तो ये नाम बता रहा हूं मैं आपको मॉडर्न लैंग्वेजेस के, जावा, सी शार्प, स्केला एटसेट्रा। अब आगे लिखिए कंट्रोवर्सी वाली बात। ऑल्दो दीज लैंग्वेजेस don't follow third characteristic, although these languages don't follow third characteristic, क्या है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक? वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये कहती है नहीं, वेरिएबल भी होंगे और ऑब्जेक्ट भी होंगे। although these languages don't follow third characteristic, as they allow a programmer to declare variables also, but still to declare variables also, but still they are called pure object oriented languages. अब स्मॉल टॉक के बारे में लास्ट लाइन। However, there is only one language. However, there is only one language which is considered 100% pure. However, there is only one language which is considered 100% pure object oriented, called as small talk. सिंगल वर्ड है, नाम में कोई गैप नहीं है, स्मॉल टॉक। ठीक, अब आते हैं अपन लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट पे। इसके बाद हमारी वापस प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन प्रिंसिपल्स के बारे में बातचीत। टाइटल डालिए 3 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। टाइटल डालिए 3 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप्स के 3 खंबे, ऊप्स के 3 स्तंभ। 3 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगेन नोट्स लिखिएगा मत, समझे पहले, फिर मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिक्टेट करता हूं। अब जैसा मैंने आपसे कहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला इंपॉर्टेंट पिलर है द पिलर ऑफ एनकैप्सुलेशन। क्या है इस वर्ड का मतलब, कहां से वर्ड डिराइव हुआ है, जरा बोर्ड को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। द वर्ड एनकैप्सुलेशन इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड एज कैप्सूल। अब आप मुझे बताइए एक जनरल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टैबलेट एंड अ कैप्सूल? दोनों गोलियां हैं, दोनों खाने से बीमारी ठीक होती है। हाउ टैबलेट इज डिफरेंट देन अ कैप्सूल? टैबलेट अगर आप कभी ऑब्जर्व करें तो उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, कोई लेयर नहीं होती। कैप्सूल अगर आप ऑब्जर्व करें तो उस पर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है जो उसके अंदर के मेडिकल केमिकल को एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट नहीं करने देती। तो कैप्सूल थोड़ी सी ज्यादा सेफ मानी जाती है एज कंपेयर टू टैबलेट। अब देखिए प्रोग्रामर्स ने कहां से दिमाग लगाकर ये वर्ड निकाला। तो ऊप्स के प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स का मानना है, आप कभी कैप्सूल को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कुछ ऐसा शेप आपको कैप्सूल का नजर आएगा। सही बोल रहा हूं? और ध्यान से देखेंगे तो एक थिन सी लाइन बीच में होगी जिसमें बहुत प्रेशर डालेंगे तो कैप्सूल 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। तो ऊप्स ये मानती है जैसे कैप्सूल के अंदर कई सारी मेडिसिन मिक्स करके एक यूनिट के अंदर डाली जाती हैं, ऐसे ऊप्स कहती है। और जबरदस्ती हाँ में हाँ नहीं मिलाना। प्रोग्रामिंग आपको भी आती है, बेवकूफ आपको कोई नहीं बना सकता। तो ये मत सोचेगा सर ये तो बहुत पुरानी बात है तो सच्ची होगी। आप दिमाग लगाओ और आप बताना सही है कि गलत, जो बात अब मैं बोलने जा रहा हूं। ऊप्स ये कहती है दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, आप अपने लाइफ में जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं, हेलो यूजर से लेकर कोई प्रोजेक्ट तक, जितने भी कोड आप लिखते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर 2 मुख्य किरदार होते हैं, 2 हीरो होते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, या हीरो हीरोइन कुछ भी मान लीजिए। 2 मेन प्लेयर्स होते हैं। एक होता है डेटा, जैसे आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में वेरिएबल्स बुलाते हैं, और दूसरे होते हैं फंक्शंस जो इस वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं। तो थोड़ा पॉज देकर आप मुझे बताएं सच है ये बात क्या? और इस बात को जांचने परखने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप सी का सिलेबस रिवाइज कीजिए, दिमाग में एक एक टॉपिक उठाइए जो सी में पढ़ा है, और आप देखिएगा वो या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। स्टार्ट करें। हेडर फाइल्स, कैन आई से दे आर अ काइंड ऑफ
फंक्शन कलेक्शन, उनमें फंक्शंस ही रहते हैं। फिर आप आगे उतरते हैं तो आप मेन लिखते हैं। प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, व्हाट इज मेन? मेन इज अ फंक्शन। मेन के अंदर आकर कुछ वेरिएबल्स बनते हैं, वेरिएबल्स आर डेटा, एरे इज डेटा, पॉइंटर इज डेटा, स्ट्रक्चर इज डेटा। लूप वूप लगाते हैं तो आप मेन के अंदर लगाते हैं, तो वो सारे लूप वगैरह लगते हैं इनसाइड फंक्शन। इफ एल्स लगता है इनसाइड फंक्शन। दिमाग दौड़ाइए तो आप भी इस बात को मानेंगे, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सोचिए। हर कोड जो आपने लिखा है, या तो उस कोड के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कुछ करेंगे, और या उस कोड के अंदर वेरिएबल है जो कुछ स्टोर करेगा। अब ऊप से कहती है जब ये दोनों हमेशा हर प्रोग्राम में एक साथ काम करते हैं तो इन दो प्यार करने वालों को जुदा क्यों कर देते हो? स्ट्रक्चर ऐसा करता है। रिकॉल करिए, स्ट्रक्चर में डेटा रहता है स्ट्रक्चर के अंदर, लास्ट वीक याद कीजिए, और उस डेटा पे काम करने का कोड हम स्ट्रक्चर के बाहर बैठकर मेन में लिखते हैं। तो ऊप से कहती है जब ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कॉम्प्लीमेंट करती हैं समझते हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता, जैसे पजामा और नाड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, राइट? तो जैसे ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर इन दोनों को हमेशा एक यूनिट में रहना चाहिए, एक ब्लॉक में रहना चाहिए। और जब डिपेंडेंट चीजों को हम एक साथ रख देते हैं तो ऊप्स मानती है आपने उनका कर दिया है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन बोलता है अगर इसका काम इसके बिना ना चले, इसका काम इसके बिना ना चले, दोनों को एक साथ रख दो तो डेटा बगैर फंक्शन के कुछ नहीं कर सकता, फंक्शन बगैर डेटा के बेकार है। तो दोनों अगर एक साथ रहेंगे तो हमारा प्रोग्राम ज्यादा बेटर होगा। आपका मेरे से अगला सवाल होना चाहिए, सर इससे क्या फायदा? इससे वो फायदा जो ऊप्स का फर्स्ट बेनिफिट था, डेटा का डायरेक्ट एक्सेस रुक जाता है। डेटा एक्सेस तभी हो पाता है जब वो एक्सेस होता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। इन शॉर्ट, अगर कोई पूछता है एनकैप्सुलेशन से क्या मिला, तो आप एक वर्ड में आंसर देकर आओगे, सर एनकैप्सुलेशन ने अपन को दी डेटा सिक्योरिटी। अब आप फिर कल वाला लेक्चर याद करके मुझे बताइए अचीव कैसे करते हैं एनकैप्सुलेशन। तो आप मुझे बोलेंगे सर बाय क्रिएटिंग अ क्लास। मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास में डेटा को करूंगा प्राइवेट, फंक्शन को करूंगा पब्लिक। मैं कहूंगा C++ में मैं क्लास बना रहा हूं, एक ऊप्स जानने वाला बंदा बोलेगा मैं अचीव कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो अगर आज के बाद कभी भी ये सवाल आप सुने, हाउ डू यू अचीव एनकैप्सुलेशन इन प्रोग्रामिंग, सिंपल सा आंसर देकर आइएगा, बाय क्रिएटिंग अ क्लास। क्लास बनाना एनकैप्सुलेशन अचीव करने की तरफ आपका पहला स्टेप है। तो आपको पता नहीं चला, लेकिन बातों बातों में इन 3 प्रिंसिपल्स में से ये पहला प्रिंसिपल आप पिछले 3 दिन से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपने पिछले 3 दिन में 2 कोड्स बनाए, एक स्टूडेंट का और एक नम का। दोनों में आपने क्लासेस बनाई और उन दोनों में आपने अचीव करा प्रिंसिपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। अब इसको दिखाते कैसे डायग्राम वाइज? हम दिखाते हैं ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल के ऊपर का रैपर है, और ये रैपर हमारे प्रोग्राम के अंदर क्लास है। सो अ क्लास इज लाइक अ रैपर, डेटा एंड फंक्शंस आर अ कैप्सूल जो इस रैपर के अंदर अपन स्टोर करते हैं। लिखिए फटाफट, लिखिए द वर्ड एनकैप्सुलेशन। द वर्ड एनकैप्सुलेशन is derived from the word capsule. The word encapsulation is derived from the word capsule. Full stop. आगे लिखिए, just like we have a mixture of multiple medicines, just like we have a mixture of multiple medicines in a capsule, packed, P-A-C-K-E-D, packed in a single unit, just like we have a mixture of multiple medicines in a capsule packed in a single unit. Similarly in the world of programming, every program has, similarly in the world of programming, comma, every program has 2 important elements. Similarly in the world of programming, every program has
two important elements, and they are data, ब्रैकेट में लिखिए वेरिएबल्स, एरेज, पॉइंटर्स एटसेट्रा. जो कुछ स्टोर करे वो डेटा, वेरिएबल्स कॉमा एरेज कॉमा पॉइंटर्स, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, and functions acting on those data and functions acting on those data, full stop. Now since these two elements are always used together, so OOPS says they must be kept together also. So OOPS says they must be kept together also. Full stop. अब ऑफिशियल डेफिनेशन बोल रहा हूं एनकैप्सुलेशन की, तो अंडरलाइन कीजिएगा. Thus, according to OOPS, the word encapsulation is defined as, स्टार्ट कर दीजिए, अंडरलाइन करना या डबल कोट्स में लिखिए, थोड़ा हाईलाइट करिएगा इस डेफिनेशन को. द वर्ड एनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज बंडलिंग, BUNDELLING, bundling or wrapping up. Wrapping is WRAPPING, wrapping up. Bundling or wrapping up of data and functions together. Bundling and wrapping up of data and functions together in a single unit. Full stop. Since, अगली लाइन, since a class allows us to declare data and functions together, since a class allows us to declare data and functions together within a single unit, comma, we say that it supports encapsulation. We say that it supports encapsulation. Para change. The major benefit offered by encapsulation is data security. The major benefit offered by encapsulation is data security. That is data members in a class are private and so can only be accessed by its member function and not by any other non-member function. Full stop.
Thus these data members remain safe and secure. Thus these data members remain safe and secure. अब आइए oops के दूसरे और एनकैप्सुलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे टाइटल डालिए पॉलीमॉर्फिज्म. फटाफट डालिए, थ्योरी जल्दी से खत्म हो तो हम कोडिंग पे लौटें. टाइटल डालिए पॉलीमॉर्फिज्म. लिखा? चलिए समझें. अब जैसे एनकैप्सुलेशन कैप्सूल से मिलकर बना है, ऐसे अगर आप ऑब्जर्व करें तो पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है. पहले का नाम है पॉली. पॉली का मतलब होता है बहुत सारे. बहुत सारे को इंग्लिश में आप बोल दो मेनी या मल्टीपल. मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स. तो थ्योरी कहती है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया मेनी फॉर्म्स. यानी अगर कोई एक अकेली एंटिटी, एक अकेली वस्तु, एक अकेली ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बिहेव करे, अलग अलग तरह के एक्शंस ले, परिस्थिति के हिसाब से अपने बिहेवियर को बदले, तो अपन मानते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पॉलीमॉर्फिक है. कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दीजिए जो पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है. आप नहीं है? आप पॉलीमॉर्फिज्म के सबसे बढ़िया एग्जांपल हैं? कैसे हैं? आप 24 घंटे में अपने बिहेवियर को जरा याद कीजिए. दोस्तों के सामने आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा बिल्कुल डिफरेंट होती है. मम्मी पापा के सामने आते ही वो भाषा बिल्कुल बदल जाती है. वो शब्द ही आप यूज नहीं कर सकते घर वालों के सामने जो दोस्तों के सामने करते हैं. यानी दोस्तों के सामने आप कुछ और हैं, घर वालों के सामने आप कुछ और हैं. जो आपको बहुत पसंद आ रही है या बहुत पसंद आ रहा है उसके सामने आप कुछ और हैं, और अकेले में आप फिर कुछ और हैं. है ना? तो हैं आप ही, लेकिन ये आपके अलग अलग फॉर्म्स हैं. और इसमें कुछ भी गलत नहीं है. अपन तो फिर भी इंसान है, भगवान ने अपन को दिमाग दिया है. आप तो एक पालतू जानवर को देखिए, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. एक स्ट्रेंजर के सामने अलग बिहेव करेगा, अपने मालिक के सामने अलग बिहेव करेगा. तो ऊप्स ये मानती है क्या इंसान क्या जानवर, हर कोई रियल वर्ल्ड में पॉलीमॉर्फिज्म अपनाता है. तो हम ये पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्रामिंग में क्यों नहीं लाते हैं? अब मैं आपको प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म के दो एग्जांपल्स देता हूं. एक वो जो आप करेंगे, एक वो जो आप कर चुके हैं और आपको आज पता चलेगा कि वो पॉलीमॉर्फिज्म था. पहले वो बताता हूं जो आप करेंगे भविष्य में, आने वाले दिनों में, हफ्ते 10 दिन में आप इस चीज पे पहुंचेंगे. बट उसके लिए फिर मुझे आपसे सी लेवल पे एक क्वेश्चन पूछना है, सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन. मैंने सी लैंग्वेज से कहा C इज इक्वल टू A प्लस बी. आप सबको C पता है, करेक्ट? आप मुझे बताइए ये लाइन C लैंग्वेज में क्या लगता है आपको क्या कर रही होगी? आप मुझे बोलेंगे सर ये दो वेरिएबल्स को ऐड करके C में डाल रही होगी. थोड़ा और खोदते हैं जरा अपन इस लाइन को. मैं डेटा टाइप्स के नाम लूंगा, आप बताना ये लाइन उन डेटा टाइप्स पे काम करेगी. क्या A और B दो इंटीजर्स हो सकते हैं? A में 10 हो, B में 20 हो, तो हम 10 प्लस 20 लिख सकते हैं C में, तो हमें 30 मिल जाएगा. राइट? ये दो फ्लोट्स हो सकते हैं 10.5 और 1.5. ऐसा करेंगे तो हमें 10.5 और 1.5 का सम मिल जाएगा विच इज 12. ठीक, तो ये भी हो जाएगा. बट क्या ये संभव है कि A के अंदर एक स्ट्रिंग हो गुड, B के अंदर एक स्ट्रिंग हो इवनिंग, और मैं C लैंग्वेज से बोलूं गुड प्लस इवनिंग तो मुझे दे दे गुड इवनिंग? नहीं है पॉसिबल. C में अगर मुझे ये करना है तो मुझे स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं. ऊप्स इसके खिलाफ है. ऊप्स बोलती है जब काम जोड़ने का ही हो रहा है तो क्यों ना इस प्लस को इतना इंटेलिजेंट बना दिया जाए कि जब ये प्लस नंबरों से घिरा हो तो ये उन्हें मैथमेटिकली ऐड करे, और जब यही प्लस स्ट्रिंग से घिरा हो तो ये उनको कंकैटिनेट कर दे. आप पूछ सकते हैं सर क्या बेनिफिट? बेनिफिट ये कि एक प्रोग्रामर के तौर पे हमें दो चीजें याद नहीं रखनी पड़ेंगी कि नंबर्स जोड़ने हैं तो प्लस लगाओ, स्ट्रिंग्स जोड़नी है तो स्ट्रिंग फंक्शंस लगाओ. हमें बस ये याद रखना होगा कुछ भी जोड़ना है प्लस लगा दो. ये प्लस की जिम्मेदारी है कि जब वो 10 और 20 को जोड़े तो 1020 ना बनाते, उन्हें 30 बनाए, और जब वो हेलो और यूजर को जोड़े तो उसे बना दे हेलो यूजर. प्लस ऐसा करता नहीं है, बट प्लस से ऐसा कराया जा सकता है. सी डबल प्लस के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जितना इंपॉर्टेंट सी में पॉइंटर और फंक्शन है उतना इंपॉर्टेंट सी डबल प्लस में चैप्टर है जो आप पढ़ेंगे आने वाले दिनों में,
और इस चैप्टर का नाम सी डबल प्लस में होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी जिस दिन ये चैप्टर अपन ने पढ़ लिया उस दिन हम गुड प्लस मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग और 10 प्लस 20 को करवा देंगे 30। अब 10 प्लस 20 30 तो होता ही है। गुड प्लस मॉर्निंग पे सी लैंग्वेज दे देगी एरर, क्योंकि सी बोलती है प्लस कैन नॉट वर्क ऑन स्ट्रिंग्स, लेकिन सी डबल प्लस कहती है इट कैन वर्क ऑन स्ट्रिंग्स अगर प्रोग्रामर प्लस का मीनिंग मॉडिफाई कर दे और प्लस ऑपरेटर को इतना इंटेलिजेंट कर दे कि वो नंबरों पे तो काम करे ही करे, वो साथ में स्ट्रिंग्स पे भी काम कर ले। एक और एग्जांपल आपको देता हूं पॉलीमॉर्फिज्म का, देखिएगा ध्यान से, पसंद आएगा आपको। एज अ सी प्रोग्रामर व्हाट इज दिस? असाइनमेंट, ओके। एंड व्हाट इज दिस? कंपैरिजन। आप मानते हैं? ऑनेस्टली बताइएगा, एज अ बिगनर कई बार इनको लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जहां इक्वल टू लगाना है वहां गलती से लगा बैठते हैं डबल इक्वल टू, जहां डबल इक्वल टू लगाना है वहां गलती से लगा बैठते हैं सिंगल इक्वल टू। कुछ लैंग्वेजेस इतनी समझदार हैं कि उन्होंने सिर्फ इस ऑपरेटर को दिया है। अब वो कैसे पहचानती हैं कि ये असाइनमेंट है कि कंपैरिजन है? तो लैंग्वेज देखती है आप लिख क्या रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं x इक्वल टू वाई तो लैंग्वेज इसको बिहेव करवाती है एज असाइनमेंट। लेकिन अगर आपने x इक्वल टू वाई के पहले लगा दिया इफ, तो लैंग्वेज समझ जाती है आप असाइन तो करेंगे नहीं, अगर आप इफ लगा रहे हैं आप डेफिनेटली x और y का करेंगे कंपैरिजन। तो वहां एक इक्वल टू है बट रोल प्ले करता है दो। बगैर इफ के आता है तो बन जाता है असाइनमेंट, इफ के साथ आता है तो बन जाता है कंपैरिजन। और आप सी को याद कीजिए, सी में काम अलग ऑपरेटर अलग। सी बोलती है इक्वल टू इज फॉर असाइनमेंट, डबल इक्वल टू इज फॉर कंपैरिजन। यानी इन नई लैंग्वेजेस में डबल इक्वल टू है ही नहीं। सिंगल इक्वल टू कोई इतना मॉडिफाई करा गया है कि वो कंपैरिजन भी करता है और वो असाइनमेंट भी करता है। अगर आपको लग रहा है सर ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज का नाम है विजुअल बेसिक 6.0, जो इस बिहेवियर को देती है। एक अकेला ऑपरेटर डबल रोल प्ले करेगा। एट टाइम्स इट विल प्ले असाइनमेंट, एट टाइम्स इट विल प्ले कंपैरिजन। हालांकि ये C++ में नहीं होता, बट इन जनरल पॉलीमॉर्फिज्म का ये भी एक एग्जांपल है। चलिए, अब ये तो जब होगा तब होगा। अब वो लेते हैं जो आप कर चुके हैं, और आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो करा वो पॉलीमॉर्फिज्म था। अगेन आपसे मैं सी के सवाल पूछूंगा, आप मुझे सी में आंसर देना, मैं आपको उनके C++ आंसर्स देता हूं, और ढूंढना यहां पॉलीमॉर्फिज्म कहां दिख रहा है। सी लैंग्वेज में मेरे पास एक इंटीजर a है जिसमें 10 है, और मेरे पास एक कैरेक्टर का एरे सिटी है जिसके अंदर भोपाल है। इन दो लाइनों में कोई डाउट? सिंपल है, दैट इज क्रिएटिंग अ वेरिएबल, दिस इज क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। आप बताओ इसको कैसे प्रिंट करोगे, पूरा प्रिंटफ बोलना, और इसको कैसे प्रिंट करोगे सी लैंग्वेज में? बोलो जल्दी फटाफट। इसको आप लिखोगे प्रिंटफ, बोलो आगे, डबल कोट्स में %d, यही लिखना पड़ेगा। 100% यही लिखना पड़ेगा। अगर a इंटीजर है तो यही लिखना पड़ेगा, है ना, रूल है सी का। और डबल कोट्स बंद करके कॉमा करके a। अब आप मानते हो ये %d बिल्कुल काम नहीं आएगा जब आप प्रिंट करेंगे सिटी। सिटी इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स आर प्रिंटेड यूजिंग %s। आपने सी पढ़ी है, आप सी के टच में है, तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। क्या तो क्या दिक्कत है सर? ठीक तो है, % लगाऊंगा तो भोपाल आ जाएगा। बट आप सोचिए एक नया नया प्रोग्रामर बेचारा प्रोग्रामिंग कर रहा है, बिल्कुल नई नई लैंग्वेजेस अभी उसने सीखी हैं, कितनी उसके लिए टेंशन की बात है कि उसे हर छोटी सी चीज के लिए याद रखना पड़ता है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी आप उससे बोलिए नहीं मुझे भोपाल नहीं, मुझे सिर्फ बी चाहिए, तो यहां लिखना पड़ेगा सिटी 0, और फिर ये एस और डी की जगह %c करना पड़ेगा। हालांकि सिंटेक्स आसान है, लेकिन इतना भी नहीं है कि एक बिगनर इसको तुरंत तुरंत मगअप कर ले। आपसे भी कई बार ये गलतियां होती होंगी, स्ट्रिंग की जगह %d लगा दिया, कोड कंपाइल हो जाता है, आउटपुट आने लगता है एब्सर्ड। अब जरा याद कीजिए और बताइए C++ ने इसका क्या जवाब दिया है। C++ बोलती है तुम कुछ भी प्रिंट कर लो, स्टाइल विल रिमेन सेम। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यू आर डीलिंग विद एन इंटीजर और यू आर डीलिंग विद अ स्ट्रिंग। रिकॉल करिए C++ होती और अगर मैं लिखता इस a को डिस्प्ले करने का स्टेटमेंट, तो मैं कहता सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर है, और रट लूंगा मैं ये सिंटेक्स, और मेरे काम ये सिटी को प्रिंट करने के लिए भी आएगा। कोई एस वेस लगाने का झंझट नहीं, सीधा मैं कहूंगा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और सिटी। अब आप बताइए, न्यूट्रल होकर, बिल्कुल सी की तरफ पार्शियलिटी नहीं करना क्योंकि वो आपने पढ़ ली है, न्यूट्रल होकर बताइए कंपेयर टू सी आउट प्रिंटफ डिफिकल्ट है? एटलीस्ट फॉर अ बिगनर थोड़ा तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सी आउट में कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है इंसर्शन लगाया, जो दे दोगे सी आउट उसे कर देगा प्रिंट। अब ये सी आउट की प्रॉब्लम है,
कि वो कैसे हैंडल करेगा इंटीजर और वो कैसे हैंडल करेगा स्ट्रिंग। आपके लिए चीजों को यूज करना आसान है। दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। यहां अलग अलग चीजों को प्रिंट करने का सिंटेक्स भी अलग अलग, यहां अलग अलग चीजों को प्रिंट करने का सिंटेक्स भी सेम। अगर आपको कोई पूछेगा क्या फायदा पॉलीमॉर्फिज्म का, एक वर्ड बोल के आएंगे आप, सिंप्लिसिटी। आपके रिमोट का बटन पॉलीमॉर्फिक है? टेलीविजन के रिमोट का बटन जो टेलीविजन को ऑन और ऑफ करता है, पॉलीमॉर्फिक है? 100% पॉलीमॉर्फिक। और मेरा रिमोट पॉलीमॉर्फिक नहीं है। रीजन, मेरे प्रोजेक्टर के रिमोट पे दो बटन है, एक ऑन का एक ऑफ का। अब मान लो ये ऑन ऑफ लिखा हुआ मिट जाए और थोड़ा बुड्ढा उड्ढा हो जाऊं मैं, तो मेरे को तो याद ही ना रहे किससे ऑन होगा और किससे ऑफ होगा, लगा लगा के देखना पड़ेगा। बट सोचिए अगर इस दो बटन की जगह एक बटन हो, और बटन इतना इंटेलिजेंटली हो, डिजाइन करा गया कि जब मैं इसको दबाऊं प्रोजेक्टर ऑन हो तो ऑफ हो जाए, ऑफ हो तो ऑन हो जाए। ये बटन शो करेगा बिहेवियर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। लिखिए, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म is derived, the word polymorphism is derived from a combination of two words, called poly, ब्रैकेट में लिखिए मीनिंग मल्टीपल, ब्रैकेट बंद, एंड मॉर्फ, ब्रैकेट में लिखिए मीनिंग फॉर्म्स। The word polymorphism is derived from a combination of two words, poly, ब्रैकेट में लिखिए मीनिंग मल्टीपल, ब्रैकेट बंद, एंड मॉर्फ, ब्रैकेट में लिखिए मीनिंग फॉर्म्स, ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। Thus the word polymorphism means showing different forms. Thus the word polymorphism means showing different forms, full stop. In other words we can say that if an object can behave differently in different situations, then its behavior is polymorphic. Full stop. Para change. For example, in C++, if a programmer wants then he can redefine the operator plus in such a way that plus can be used to concatenate जोड़ना, concatenate two strings, just like it can be used, plus can be used to concatenate two strings, just like it is used to add two integers, So 10 plus 20 will become 30.
and good plus morning will become good morning. 10 plus 20 will become 30 and good plus morning will become good morning. Full stop. If this is done, then we can say that the operator plus is behaving polymorphically. Again para change. In C double plus, if this is done, then we can say that operator plus is behaving polymorphically. If this is done, then we can say that operator plus is behaving polymorphically. Para change. In C double plus, polymorphism is of two types. अब जो लिख रहे हैं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो बस लिख लीजिएगा, आने वाले दिनों में जब ये टॉपिक कवर होंगे तो क्लियर हो जाएगा. अभी बस नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें लिख लें. इन C डबल प्लस पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑफ टू टाइप्स. पहला कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. उसके सामने कोलन करके लिखिए एग्जाम्पल्स आर फंक्शन ओवरलोडिंग कॉमा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ये टॉपिक्स हैं जिनकी शुरुआत नेक्स्ट लेक्चर से हो जाएगी. फंक्शन ओवरलोडिंग कॉमा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सेकंड लिखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के तीनों एग्जांपल्स के नाम फिर ले रहा हूं. फंक्शन ओवरलोडिंग कॉमा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तीसरा सेकंड लिखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कोलन करके लिखिए एग्जांपल्स आर वर्चुअल फंक्शंस कॉमा प्योर वर्चुअल फंक्शंस एंड abstract classes. Virtual functions comma pure virtual functions and abstract classes. Last para. The major benefit, abstract classes. Para change. The major benefit given by polymorphism. आप बताएं. Simplicity. Good. Is simplicity. The major benefit given by polymorphism is simplicity. That is, polymorphic programs are much more easier to use. Polymorphic programs are much more easier to use as compared to their non-polymorphic alternates. As compared to their non-polymorphic alternates.